Bismillahirrahmanirrahim. The Providence, who is omnipotent, omnipresent, omniscient, and transcendent. My name is Najam Askari Advocate, and today's my topic is tax laws in Pakistan. ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस जो हैं वो दो दो कैटेगरीज हो सकती हैं उसकी। एक डायरेक्ट टैक्सेस है जो कि इनकम पर लिया जाता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि टेंजिबल जो गुड्स होती हैं उनकी सेल के ऊपर वो लिया जाता है इनडायरेक्टली। अच्छा जी, ये जो इनकम टैक्स है ये लिया जाता है ऑन इनकम थ्रू विद होल्डिंग टैक्स। अब इनकम के डिफरेंट ज़राए हो सकते हैं। हेड्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो सैलरी हो सकती है अंडर सेक्शन 12 एंड 149 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और दूसरा हेड हो सकता है इनकम का फ्रॉम प्रॉपर्टी और रेंटेड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15 एंड 155 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये टू होगी। थ्री बिजनेस हो सकती है अंडर सेक्शन 18, और अदर सोर्सेज हो सकते हैं अंडर सेक्शन 39, या अंडर सेक्शन 37 हो सकता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मींस कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने कभी खरीदी और फिर वो रख ली, फिर अरसे के बाद उसको सेल किया, तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिला उसको कहेंगे कैपिटल गेन। ये भी इनकम है। तो ये हेड्स हैं इसके: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, बिजनेस अंडर सेक्शन 18, और अदर सोर्सेज हो सकते हैं, और कैपिटल गेन टैक्स वगैरह। ये सारी हेड्स हैं, और इसके ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा थ्रू विद होल्डिंग टैक्स, तो उसको हम कहेंगे कि वो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सेल टैक्स है फॉर एग्जांपल, और जैसे ये कस्टम्स ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, या एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इस टाइप के जो टैक्सेस हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाए जाते हैं। और ये सेल्स वगैरह के ऊपर भी होते हैं, गुड्स जो कि टेंजिबल होती हैं जो कि। अब ये जो दो ब्रॉडली कैटेगरीज हैं डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ये फेडरल गवर्नमेंट भी लेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लेगी। और ये जो सारी डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट की, चाहे उसके इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, जो कलेक्ट करने की जो पावर्स हैं, ये पावर ले लेती है जो पाकिस्तान के कानून हैं उनके मुताबिक। फॉर एग्जांपल एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, फिर सेल टैक्स एक्ट है एक 1990 का, फिर कस्टम्स एक्ट है 1969 का, फिर फेडरल एक्साइज एक्ट है 2005 का। फिर अगर आप, ये फेडरल हैं सारे, अगर आप हम बात करें प्रोविंशियल की, और चूंकि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की, तो पंजाब में फिर एक पंजाब सेल टैक्स है ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 का, और एक पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट है 1997 का। तो इनके मुताबिक ये सारी पावर्स जो हैं ये कलेक्ट करने की फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्पेशली पंजाब की गवर्नमेंट, वो यहाँ से पावर्स लेती है इन ऑर्डिनेंस और एक्ट्स के तहत से। अगर हम बात करें सबसे पहले अपना फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल जो है डायरेक्ट टैक्सेस वो लेती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर, जिसमें इनकम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करेगी थ्रू विद होल्डिंग टैक्स। सबसे पहले इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी सेक्शन 114 सेक्शन के मुताबिक ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स, एक तो इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी अंडर सेक्शन 114। फिर फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी वगैरह जो रजिस्टर होती हैं उनसे जो टैक्स लिए जाते हैं वो भी कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट जो है। और पहले एक और किस्म का टैक्स होता था जो कि वेल्थ टैक्स कहते थे उसको, जो कि विच हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि वेल्थ टैक्स के ऊपर अब वो नहीं, अब लिया वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता। हम अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स की बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो उसमें वो एक सेल टैक्स लेती है टेंजिबल जो गुड्स होती हैं उनकी सेल के ऊपर, जो कि अंडर सेक्शन 26(1) ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक वो कलेक्ट करती है, और इसकी रिटर्न हर माह जाती है सेल टैक्स की। फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो डायरेक्ट टैक्स लेती है फेडरल गवर्नमेंट, वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फिर उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, कि मतलब अगर किसी चीज़ किसी बंदे ने कोई चीज़ इम्पोर्ट की या एक्सपोर्ट की तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। फिर उसके बाद एक और किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन गैस एंड पेट्रोलियम सरचार्ज एटसेट्रा वगैरह। अब अगर हम बात करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो वो भी डायरेक्ट टैक्सेस लेती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली पंजाब में चूँकि रहते हैं, हम पंजाब की बात करेंगे, तो एक तो डायरेक्ट टैक्स लेती है वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर। फिर नंबर 2 अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर सीवीटी एक टैक्स को कहते हैं कि टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल की जो इनकम होती है, वो टैक्स लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये पटवारी वगैरह बनाते हैं 32A का चालान। वो ये डिफरेंट स्लैब्स है कि मतलब पहली स्लैब में अगर ये बात करें कि 50,000 तक की इनकम है तो कौन सा टैक्स लगेगा, 2 लाख तक की इनकम है तो कितना टैक्स लगेगा। ये फिर वो 32A का चालान फिर वो जमा करवाया जाता है। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। फिर टैक्स होता है ऑन प्रोफेशनल्स एंड ट्रेड। ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है वो भी। उसके बाद ये डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, जिसमें लैंड रेवेन्यू के ऊपर टैक्स, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, फिर सीवीटी टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, फिर टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स एंड ट्रेड। ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ब्रॉडली कैटेगरीज पावर्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस वो कलेक्ट करती हैं। अब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो एक तो वो सेल टैक्स लगाएगी ऑन सर्विसेज अंडर सेक्शन 35 ऑफ पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के मुताबिक। एक सेल टैक्स लगाती है ऑन सर्विसेज अंडर सेक्शन 35 और सेल टैक्स ऑफ पंजाब। फिर स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करती है, मोटर व्हीकल्स टैक्स लगाती है, इंटरटेनमेंट पे टैक्स लगाती है इनडायरेक्टली, कॉटन की सेल के ऊपर एक फीस लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज वगैरह इम्पोज करती है अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन डायरेक्ट टैक्सेस के मद में। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि रिटर्न्स कितनी किस्म की होती हैं, ब्रॉडली अगेन एक फेडरल की टैक्स रिटर्न्स हैं और उसको गोशवारा भी हम कह सकते हैं, और दूसरी प्रोविंशियल टैक्स रिटर्न्स हैं। जो फेडरल टैक्स रिटर्न्स हैं वो अगेन आएंगी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक आएंगी। उसमें इनकम टैक्स रिटर्न होती है जो कि सालाना सबमिट करनी होती है। उसका मज़ीद एक परफॉर्मा होता है जो कि 70-80% इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ही एक शक्ल होती है। और दूसरा फिर सेल टैक्स है जो कि हर मंथ वो रिटर्न उसकी जानी जानी होती है। ये फेडरल टैक्स रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। उसमें एक इनकम टैक्स रिटर्न जो कि एनुअल होगी और सेल टैक्स रिटर्न जो है वो मंथली होगी। और अगर प्रोविंशियल टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो सेल टैक्स जो है पर मंथ जाएगी ऑन सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स के इनटेंजिबल जो थिंग्स होती हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, डेवलपर्स, कैटरिंग वगैरह, इस टाइप की जो है वो सेल टैक्स हर माह जाती हैं प्रोविंशियल की। और दूसरी उसकी एनुअल रिटर्न होती है प्रोविंशियल टैक्स रिटर्न्स की, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स रिटर्न सालाना वो रिटर्न जाती होती हैं। उसमें अगेन तहसीलदार और पटवारी इन्वॉल्व होते हैं। और उसकी बेसिक बात वो ये है कि उसका जो 32A का जो चालान है वो स्लैब्स के मुताबिक को पटवारी वगैरह बनाते हैं उसमें। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसकी कि हु विल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स रिटर्न्स 2001 और उसके अंडर सेक्शन 114 के मुताबिक कि कौन-कौन से बंदे जो हैं वो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है सालाना वो फाइल करेंगे। एक तो वो बंदा कि जिसका एंटीन बना हुआ हो वो, और किसी भी बंदे से टैक्स चार्ज हो लास्ट 2 सालों के अंदर किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज किया गया हो उससे, वो बंदा हर सूरत में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा।
और अगर किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड के करीब कोई प्लॉट है या कोई 1000 सीसी की कोई गाड़ी है, तो वो कंपल्सरी है उसके ऊपर अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न भेजना अंडर सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, अब हु विल एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स रिटर्न, कि कौन बंदा नहीं वो भरेगा या फाइल नहीं करेगा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। उसमें एक विडो आ जाती है, विधवा है तो एग्जेम्प्ट है, ऑर्फेन है, यतीम है, बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स वो एग्जेम्प्ट है, और नॉन रेजिडेंट अगर बंदा है। और नॉन रेजिडेंट बंदा जो है वो कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है कि नहीं? उसके लिए फिर हमें मुताला करना पड़ेगा रेजिडेंट स्टेटस देखने के लिए अंडर सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसके मुताबिक अगर कोई बंदा 183 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे तो वो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर होगा। अब मैं अगेन उसकी बात करूँ कि अब इनकम के हेड्स कौन-कौन से हैं? तो अगेन एक सैलरी है, बिज़नेस है, अपना कैपिटल गेन टैक्स है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी वगैरह किसी ने दी हुई है तो वो है, अदर सोर्सेज़ वगैरह होते हैं उसके। अगर सैलरी की बात करूँ तो अंडर सेक्शन 12 एंड 149 सैलरी की रिटर्न्स जो हैं वो हेड्स इनकम में आएगी, और इनके लिए रिटर्न्स सबमिट करना ज़रूरी है अंडर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। और अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी वगैरह किसी ने दी हुई है तो उसके सेक्शन लगेंगे 15 एंड 155 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कैपिटल गेन्स अगर कोई बंदा लेता है किसी से, कोई कोई प्रॉपर्टी सेल करके उसके प्रॉफिट लेता है तो वो भी इनकम में इंक्लूड होगी चीज़, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट लेता है उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो वो उसको वो करना पड़ेगा। ये भी हेड ऑफ इनकम में आएगा। अच्छा, अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर तो कोई कोई बंदा या कोई पर्सन सैलरी की रिटर्न सबमिट करना चाहता है, तो उसके लिए उसकी सैलरी सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूरी है, और उसका कोई प्रूफ हो कि विदहोल्डिंग टैक्स कितना कटा उसका साल का, और उसकी पूरी इनकम कितनी थी, सर्टिफिकेट से वो हम जज करेंगे। सैलरी की अगर करनी हो अगेन, तो हमें उसकी सैलरी स्लिप चाहिए, वहाँ से हम उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि साल की कितनी बनी, उसके ऊपर उसने विदहोल्डिंग टैक्स कितना दिया, उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, और उसकी बैंक अकाउंट चाहिए होगी। मिनिमम ये मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर किसी की हो इनकम आती हो फ्रॉम रेंटेड प्रॉपर्टी, तो उसके लिए फिर हमें चाहिए होगा उसका रेंट एग्रीमेंट, अपना प्रूफ चाहिए होगा उसकी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के ऊपर के जो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ होगा, वो हमें प्रूफ चाहिए होगा। और अगर कोई बंदा जो है वो कोई सेल या परचेज़ करता है अपनी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल या परचेज़ करता है, तो उसके लिए फिर हमें सेल जो है वो उसका एक एक डीड चाहिए होगा, परचेज़ का डीड चाहिए होगा। वो किस डेट को उसने खरीदी या सेल की, उस वो डेट हमें चाहिए होंगी, और अमाउंट वगैरह जो है वो कितनी अमाउंट की उसने सेल की या उसने खरीदी, और कब खरीदी। और अगर इनकम टैक्स जो है अपना एग्रीकल्चरल के ऊपर हो, तो उसके लिए फिर हमें 32 का हमें चाहिए होगा चालान, जो कि पटवारी वगैरह बनाता है। जी, मैं अगेन आपको बता दूँ कि ये जो होता है अपना 32 का चालान, ये पटवारी बनाएगा, और इसकी डिफरेंट स्लैब्स होती हैं इसकी 32 के चालान की, कि मतलब इनकम कितनी है उसको। एक तो होता है एग्रीकल्चर की फिक्स्ड अमाउंट, वो होती है कि आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है। मिनिमम जो एकड़ होती है ज़मीन वो एग्ज़ैम्प्ट होती है, वो ये जो मैं मुस्तकिल की बात कर रहा हूँ। तो और जैसे-जैसे फिर उसकी बढ़ेगी जो एकड़ एकड़ वगैरह जो बढ़ेंगे उसके, तो उसके मुताबिक फिर वो पे करता जाएगा। और दूसरी होती है एग्रीकल्चर की, जिसके ऊपर इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि फिर उस वो उसके मुताबिक फिर चालान बनाते हैं पटवारी हज़रात वगैरह, वो जो कि पे करना होता है, और फिर उसको क्लेम करना होता है हमने, एनुअल रिटर्न में भी फिर क्लेम करना होता है कि हमने एग्रीकल्चर का 32 ए का इतना चालान भरा है,
जो कि फिर हमने क्लेम करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब ये है कि अंडर सेक्शन 120 सब सेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 120 सब सेक्शन 3 के मुताबिक ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो असेसमेंट ऑर्डर्स हैं वो इन सेक्शन के मुताबिक पास होते हैं। अगर ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात करें तो वो इम्पोज होती हैं अंडर सेक्शन 182 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगर डिवीजन करनी हो रिटर्न की एनुअली रिटर्न की बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 114 वो सब सेक्शन 6 के मुताबिक होगी। उसमें अगर 60 डेज के अंदर अंदर हम करें तो कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, वरना हमें अगर 60 डेज से ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो फिर हमें रिवीजन अगर करनी हो रिटर्न की तो फिर हमें कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114 सब सेक्शन 6 के मुताबिक। अगर रिवीजन करनी हो सेल टैक्स की तो उसके लिए सेक्शन 26 के मुताबिक फिर हम वो करेंगे। और अगर पंजाब सेल टैक्स की बात करें उसकी रिवीजन की ज़रूरत पड़े सेल टैक्स की पीएसटी या पंजाब सेल टैक्स की सेल टैक्स रिटर्न की तो अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 के मुताबिक वो हम करेंगे। अगर एक्सटेंशन चाहिए हुए ऑफ अगर हमें एक्सटेंशन चाहिए ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो हमें अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक फिर हम वर्क करेंगे, जो कि जाएगी कमिश्नर के पास, वो अप्रूव करेगा तो फिर हमें इनकम टैक्स की एक्सटेंशन की टाइम की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर हमने सेल टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन लेनी हो तो फिर हम अंडर सेक्शन 26 ए बी के मुताबिक हम वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट एक और बात ये है वो ये है कि अगर ये जो सेक्शन है 7 बी उसके मुताबिक सेक्शन 7 बी ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक प्रॉफिट ऑन डेट ये चीज़ होती है ये और प्रॉफिट फ्रॉम बैंक इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड अमाउंट प्लस प्रॉफिट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट्स ये होता है 7 बी का। और इसमें प्रॉफिट ऑन डेट एंड नॉट एक्सीडिंग अगर हो 50 लाख, अगर 50 लाख से प्रॉफिट ऑन डेट ना बढ़े तो उसका जो शरह होती है विद होल्डिंग टैक्स की वो होती है 15%। अब मैं फ्यू कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करूंगा कि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं टैक्स के ऊपर। पहला अगर मैं बात करूं तो स्मगलिंग स्मगलिंग क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें और उसके ऊपर ड्यूटी अदा ना करें तो वो चीज़ स्मगलिंग कहलाएगी। अब वैट क्या चीज़ होती है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इक्वल होता है आउटपुट टैक्स प्लस इनपुट टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल किसी ने इंपोर्ट किया कोई रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ कोई लोहे की कोई चीज़ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट की। अब वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल है वो अगर हमें पड़े 100 रुपए का फॉर एग्जांपल तो अब इंपोर्ट करने के बाद जो बंदा उसमें वैल्यू ऐड कर दे फॉर एग्जांपल उसकी कोई पैकिंग कर दे प्लास्टिक वगैरह की किसी भी चीज़ के लिए ऊपर तो ये उसने उसमें वैल्यू ऐड कर दी। अब ये जो वैल्यू ऐड की ये फॉर एग्जांपल वो पड़ी और अब ये जो उसने वैल्यू ऐड की अब ये जो पैकिंग शुदा जो चीज़ है वो अगर वो मार्केट में रिटेलर को सेल करे तो वो 130 में सेल करेगा। अब ये जो 100 रुपए की उसने ली वैल्यू ऐड करने के बाद बैग वगैरह में उसने 30 रुपीज़ उसमें ऐड करके रिटेलर को सेल कर दिए। तो ये जो 30 रुपीज़ का उसने इज़ाफ़ा किया वैल्यू ऐड करने की वजह से, वो ये कहलाएगा इनपुट टैक्स। और रिटेलर यही चीज़ जो है उसमें मज़ीद कोई वैल्यू ऐड करके सेल कर दे, वो मतलब ₹20 मज़ीद इज़ाफ़ा करके ₹150 वो मार्केट में सेल कर दे। तो ये जो ₹20 है ये होगा आउटपुट टैक्स और ये टोटल वैल्यू जो वैल्यू एडिशन जो टैक्स है वो बनेगा 50 रुपीज़। ये जो और इसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा जो ₹50 दोनों ने एक इम्पोर्ट वाले बंदे ने 30 रुपीज़ इनपुट टैक्स के ऊपर पे किया और रिटेलर ने मज़ीद ₹20 लगा के उसको तो जो मार्केट में जो सेल किया। अब ये जो ₹50 के ऊपर
जो टैक्स लगेगा वो 1% या 2% लगेगा। तो ये जो रिटेलर ने ₹20 किया, तो ये उसने आउटपुट टैक्स जो है वो ऐड कर दिया। अब ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को मिला के हम कहेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स है ये, वैट। अब सर्विस टैक्स क्या चीज़ है? जो कोई बंदा किसी से सर्विस ले और उसको पे करते हुए वो उसका कोई टैक्स काटे, तो इसको हम कहेंगे कि ये सर्विस टैक्स है। अब ट्रांज़ैक्शन के ऊपर भी 2 तरह के टैक्स लगते हैं। अगर किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल सेल की या परचेज़ की, तो अब उसने ट्रांज़ैक्शन की। अब इस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर एक अगर तो वो कोई भी प्लॉट वगैरह को सेल करता है, तो उसके ऊपर 236 के एक टैक्स लगेगा, जो कि फाइलर होने की सूरत में 3% और नॉन फाइलर होने की सूरत में 12% के करीब लगता है। और अगर कोई बंदा कोई चीज़ सेल करे तो वो 236 सी उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा और जो कि अगेन फाइलर होने की सूरत में 3% और नॉन फाइलर होने की सूरत में ज़्यादा फिर उसको करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के फादर साहब ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आज से 2, 4, 5 साल पहले। वो उस टाइम उसने फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्लॉट वगैरह को खरीदा 10 लाख का। 4-5 साल के बाद उसने वही 10 लाख का प्लॉट जो है 50-60 लाख में सेल कर दिया। 50 लाख में सेल कर दिया। अब ये जो उसने 50 लाख माइनस 10 लाख, ये जो 40 लाख का उसने प्रॉफ़िट कमाया है, इसके ऊपर ये जो टैक्स लगता है, उसको कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स। अब एक्साइज़ ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज़ ड्यूटी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट वगैरह जो जो पड़ती है, उसके ऊपर वो एक एक्साइज़ ड्यूटी जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट जो है, जो कि एंड कंज्यूमर पे करता होता है। उसको कहेंगे एक्साइज़ ड्यूटी, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अब कस्टम्स ड्यूटी क्या है? अगर टैक्स कोई चीज़ एक इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट जो कोई ड्यूटी लगाती है, जो टैक्स लेती है, उसको कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। अब रेगुलेटरी ड्यूटी क्या चीज़ होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पाकिस्तान में कोई चीज़ पड़े ₹100 की, कोई चीज़ बनाई हमने, खिलौना कुछ भी बनाया, उसकी कॉस्ट पड़ी हमें हमारे कंज़्यूमर को देते हुए ₹100 फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर वही चीज़ हम चाइना वगैरह से इम्पोर्ट करें तो वो हमें पड़ रही हो ₹20 की, ₹30 की। तो ऐसी सूरत में फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाती है ताकि ताकि इस इम्पोर्ट शुदा कीमत की चीज़ की जो कीमत है वो हमारे प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो इसको कहेंगे रेगुलेटरी ड्यूटी। अब ज़ीरो रेटेड टैक्स क्या चीज़ है? किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए या इंडस्ट्री वगैरह को अपना प्रमोट करने के लिए किसी इंडस्ट्री को या किसी भी आइटम को जो एक्सपोर्ट किया जाना है या इंपोर्ट किया जाना है, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स लगा देती है उसको। तो इसका मतलब ये होता है कि अ, उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा उसके ऊपर, लेकिन इस चीज़ को बनते हुए या इम्पोर्ट करते हुए या एक्सपोर्ट करते हुए जितने भी वो टैक्स वगैरह लगते हैं ना उसको, तो वो हम अगेन रिटर्न्स वगैरह में क्लेम कर लेते हैं उसको। इसको कहेंगे ज़ीरो रेटेड टैक्सेस हैं और प्रमोट करने के लिए लगाए जाते हैं। जो एग्ज़ाम टैक्स होता है इसमें टैक्स लेकिन ये भी एक किस्म की टैक्स होता है ऐसे इसके ऊपर भी, लेकिन उसको तसव्वुर हम ज़ीरो करते हैं। उसको कहते हैं एग्ज़ेम्प्टेड टैक्स या एग्ज़ाम टैक्स। अब है एक और चीज़ सेस, वो टैक्स जो मखसूस वक़्त के लिए और मखसूस मकसद के लिए लगाया जाता है, उसको हम कहेंगे सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने कोई गैस पाइपलाइन बिछानी है या वो बिछा रही है या कोई वो सड़क बना रही है, रोड वगैरह बना रही है। अब जब तक वो गैस पाइपलाइन पड़ नहीं जाती या वो रोड कंप्लीट हो नहीं जाता, तो तब तक उन एरिया या सभी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक मखसूस टैक्स लगाएगी एक्स्ट्रा, उसको सेस कहेंगे और उसका एक मखसूस पीरियड होगा कि
कितने देर के लिए और कितना टैक्स वो लगाना है। कि जब और वो होगा उस रोड के लिए या पाइपलाइन वगैरह के लिए, उसको कहेंगे हम सेस। अब रिबेट क्या है? अब कॉटन वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती हैं या इंडिजिनस जो इंडस्ट्री होती है, जैसे कॉटन वगैरह, कोई शुगर केन वगैरह, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्ट किया जाना हो, तो पाकिस्तान को उस कॉटन वगैरह के एक्सपोर्ट करते हुए बाहर से फॉरेन रेमिटेंसेस आएगी और या उसको फॉरेन एक्सचेंज भी हम कह सकते हैं, वो मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने फिर ये करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते-करते जितने टैक्सेस वगैरह लगे हुए होते हैं, उस कमोडिटी के ऊपर, जो कि हमने एक्सपोर्ट करनी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिजिनस इंडस्ट्री वगैरह की चीज़ें, प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन वगैरह। तो वो जो एक्सपोर्ट की जानी होती हैं, उस कमोडिटी के ऊपर वो जो सारे टैक्स है, उसको वापस कर देती है उस मैन्युफैक्चरर को। तो इसको कहेंगे हम रिबेट। थैंक यू वेरी मच।